सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जहां नजर होगी 40 साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसके बाद यूनियन कार्बाइड से निकाला गया है कचरा, ग्रीन कॉरिडोर बना गया है। तमाम इससे जुड़ी जानकारी आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो न्यू ईयर का जो जश्न था वो कहीं ना कहीं सदमे में बदल गया। न्यू ऑर्लियंस में एक हमला हुआ है और उसके बाद नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके होटल के बाहर भी एक हमला हुआ है। ये दोनों हमले क्या कोई साजिश है, क्या किसी साजिश के तहत किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पर एक वक्तव्य दिया है, वो आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ खबरें होंगी कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय जगत, साथ ही खेल जगत से भी जुड़ी हुई एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही हमारे साथ अखबारों की सुर्खियां भी होंगी, जिसमें हम बताएंगे कि आज कौन कौन सी प्रमुख खबरें अखबारों में प्रकाशित की गई है। इसके अलावा होगा मौसम का हाल भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार सभी योजनाओं को समय पर लागू करके देश के गांवों को बनाएगी गरीबी मुक्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय नए साल में देगा 10 लाख घरों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की याचिका पर सुनवाई आज। ओवैसी ने दायर की है याचिका। किसान नेता डलेवाल को चिकित्सा सहायता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब सरकार को पिछली सुनवाई के आदेश का करना है पालन। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा, 15 लोगों की मौत और 30 घायल। एफबीआई को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। मौसम की खबरों में उत्तर भारत ने ठंड में बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी। पटना में स्कूल के समय बदले। और नया सवेरा के इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रही सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर कार्यान्वयन करके गरीबी मुक्त गांव देश में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास प्रमुख भूमिका निभाएगा। कल नई दिल्ली में नए साल के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलग अलग कार्यों की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले 1 महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया। आगे मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ साथ मनरेगा, PMGSY, PM आवास, NRLM, DAY, NRLM, NSP, दिशा आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले 1 महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को कार्य करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथ ही कहा कि वह जनवरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कार्य 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत किया जाएगा। महीने के लिए कार्य योजना तय करने के लिए मंत्रालय की एक बैठक में निर्णय लिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही जोड़ा कि गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और सरकार की सभी योजनाओं को लागू कर गरीबी मुक्त गांव बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। और नए साल के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में DAP फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को DAP के लिए ज्यादा कीमत अब नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। DAP बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार आर्थिक मदद भी देगी। साथ ही PM फसल योजना के तहत आवंटन को और बढ़ाया गया है। नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में PM फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,500 करोड़ रुपए से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा दावों का निपटान तेजी से करने के लिए 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। बीते 8 वर्षों में बीमा दावों के रूप में किसानों को कुल 1,78,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपए पर मिलती रहेगी। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया और इसको सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद अब तक किसान हित में लिए गए फैसलों में कुल 6 लाख करोड़ की राशि किसानों के लिए मंजूर की जा चुकी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का था और अब 2025 की पहली कैबिनेट में भी किसानों के हित से जुड़े फैसलों से साफ है कि किसान मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत असदुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एक याचिका दायर की है। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को ये याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है, तब तक निचली अदालतों ना तो कोई प्रभावी आदेश पारित करेंगी और ना ही सर्वे को लेकर कोई आदेश देंगी। सीजेआई ने यह भी कहा था कि आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। ओवैसी से पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश आव्हाड, मनोज झा सहित अन्य ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में याचिका दायर कर चुके हैं, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी कुमार उपाध्याय, करुणेश कुमार शुक्ला और अनिल त्रिपाठी ने दायर की है। दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग के परिणाम गंभीर और दूरगामी होंगे।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वे इस तरह के कई मामलों में दाखिल सूट के में पक्षकार और एक हितधारक हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी हुई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर यह अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हालांकि सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगी। डलेवाल, आपको बता दें, 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया था कि डलेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि केंद्र ने बातचीत का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त 3 दिन की मोहलत संबंधी पंजाब सरकार के अनुरोध पर संज्ञान लिया था। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को अवगत कराया कि किसानों ने केंद्र के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद डलेवाल चिकित्सा सहायता प्राप्त करेंगे। और अब बात भोपाल गैस त्रासदी को, जिसको बीते 40 साल हो गए हैं, लेकिन उसका जो अपशिष्ट है उसको हटाने की कवायद अब चल रही है। आपको बता दें कि भोपाल वासियों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। 40 साल से शहर की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े जहरीले कचरे से अब निजात मिलने जा रही है। 337 टन जहरीला कचरा धार जिले के पीथमपुर ले जाया गया है, जहां इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी। भयावह गैस त्रासदी झेल चुके भोपाल के लाखों लोगों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर जहरीला कचरा हटाने के आदेश। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को मिल रही घातक कचरे से मुक्ति। कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण। जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा जहरीला कचरा हटाने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार भोपाल की जमीन से यूनियन कार्बाइड का दाग धोने की ओर आगे बढ़ गई है। 337 टन जहरीले कचरे को हवा रहित 12 कंटेनरों में लोड कर पीथमपुर भेजा जा रहा है। जहरीले कचरे को कंटेनर में रखने से पहले 100 से अधिक कर्मचारियों ने हवा रहित बैग में पैक किया। यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों की देखरेख में की गई। यहां लगे मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट पहनाकर पैकिंग का काम कराया गया है। इनकी शिफ्ट प्रत्येक आधे घंटे में बदली गई। जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है, पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। वहीं इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा भोपाल से जाने को लेकर भोपाल के लोगों में खुशी है। गैस पीड़ितों को लगता है कि 40 साल से जो डर उनके मन में बना हुआ था अब वो खत्म होगा। इतना जहरीला कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं और डंप किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद अब अपनी आंखों से देखा है हमीदिया में। ये बहुत खुशी की बात है और लोगों को बहुत सुकून की बात है कि ये कचरा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो कचरा था पीतमपुरा जो जा रहा है, यहाँ से जो हमें दहशत बनी रहती थी, हमें डर जो बना रहता था, वो डर हमेशा के लिए खत्म होगा। गौरतलब है कि पीथमपुर में रामकी कंपनी ने जहरीला कचरा रखने के लिए अलग से सुरक्षित लैंडफिल साइट का निर्माण कराया है। यहीं पर 337 टन कचरे को बैग में रखा जाएगा।
कंपनी कचरा जलाने से पहले भी इसका परीक्षण करवाएगी। यदि पर्यावरण को लेकर सभी जांच रिपोर्ट सकारात्मक रही तो इसको जल्द से जल्द जलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसे जलाकर खत्म करने में 3 से 9 महीने का समय लगने का दावा किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी ने भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को प्रभावित किया है। भोपाल से अब ये कचरा जब पीथमपुर जा रहा है तो भोपाल के लोगों ने तो राहत की सांस ली है। इस कचरे से अब किसी को नुकसान नहीं होगा और इसके निष्पादन में भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। तो भोपाल से इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं आदित्य श्रीवास्तव। सीधा आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, तीसरी और चौथी पीढ़ी यानी कि 40 साल पहले जिस भोपाल गैस त्रासदी की घटना की बात आज हम कर रहे हैं, जिसका जहरीला कचरा धार के पीथमपुर पहुंच चुका है, उसकी चौथी पीढ़ी है आज। कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ा अनुपालन किया गया है, लेकिन सवाल ये है अब जब 337 टन का ये कचरा, जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच गया है, अब इसको किस तरीके से जलाया जाएगा, इसको किस तरीके से डंप किया जाएगा और उसके बाद जो राख निकलेगी उसका निपटान किस तरीके से होगा? क्या उसकी भी जांच होगी? बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात को थोड़ा आंकड़ों में समझिए। 40 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात थी 1984 की, जब ये गैस निकली थी, और ठीक 40 साल 1 महीने बाद 1 और 2 जनवरी 2025 की दरमियानी रात थी, जब 40 साल का ये बोझ जो है वो भोपाल से उतरा था। आज अखबार देखिए भोपाल के क्या कुछ कह रहे हैं। आखिरकार 40 साल बाद भोपाल का बोझ उतरा। ये कल रात को जब हम ये खबर दे रहे थे तब हम ये बता रहे थे दर्शकों को कि एक 40 साल का बोझ जो है वो उतर रहा है। साल की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती, ये आज के भोपाल के अखबार कह रहे हैं। और आज से 40 साल 1 महीने पहले भोपाल के अखबार क्या कुछ कह रहे थे, ये हम सब जानते हैं, आज दुनिया जानती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था ये जी आज का, अगर देखें तो। और जो कचरे के निस्तारण की जो आप बात कर रही हैं, अब सुबह करीब 4:23 के करीब जो है ये पीथमपुर की राम की कंपनी में ये पूरे 12 कंटेनर जो है वो एंटर कर गए हैं। और अब देखा जाए तो 1200 की डिग्री के आसपास इसको रखा जाएगा इस कचरे को, और उसमें इसका निपटारण किया जाएगा। और एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। एकदम से ये पूरा 337 मीट्रिक टन कचरा जो है उसको नहीं जलाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको जलाया जाएगा। उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, इन दोनों बोर्ड्स के जो वैज्ञानिक होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। और थोड़े थोड़े कचरे को निपटान के साथ में ये देखा जाएगा कि कहीं उसके दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहे हैं। इस लिहाज से पीथमपुर में इस राम की कंपनी में इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। दरअसल ये जो पूरी कंपनी है इसको भी हमें समझना होगा। ये पूरी कंपनी मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां के जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए ही ये कंपनी बनाई गई है। और ये केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलती है। यानी कि पूरे जैसे देखा जाए तो पैमानों के साथ ही जो मापदंड तय किए गए हैं, एसओपीज बनाई गई हैं, उन तमाम एसओपीज के साथ ही इस यूनियन कार्बाइड के कचरे को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो चूंकि ये कचरा 237 मीट्रिक टन नहीं था, ये 247 मीट्रिक टन था। 10 लाख मीट्रिक टन 347 मीट्रिक टन था। और 10,000 मीट्रिक टन की अगर बात की जाए, 10 लाख मीट्रिक टन की, तो उसको पहले ही डिस्पोज ऑफ किया गया था। और तब इस तरीके के नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिले थे। इस बात की हम पुष्टि ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा पीथमपुर के लोगों को। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, 40 साल से लोगों के अंदर एक डर था, भोपाल के लोगों के अंदर एक डर था, दहशत थी कि अभी भी उस फैक्ट्री के आसपास में जो वहां की मिट्टी थी, जो वहां का पानी था, मिट्टी की जहरीला हो जाने की वजह से उससे तीसरी और चौथी पीढ़ी कहीं ना कहीं इसका दंश झेल रही थी। लोगों के अंदर जो एक डर 40 साल से बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। इसको हम मान सकते हैं क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें अखबारों में, टीवी रिपोर्ट्स में आती थी। यूनियन कार्बाइड के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो जहरीला पानी पी रहे हैं, उनको जहरीली सब्जियां मिल रही हैं, आसपास में जो खेती हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस कचरे के हट जाने की वजह से एक जो डर बना हुआ था इतने साल से, वो डर भी अब खत्म हो जाए। जी आदित्य, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इस कचरे को जलाया जाएगा, लेकिन जब उस कचरे को जलाया जाएगा तो क्या उसके बाद जो राख बचेगी क्या उसकी भी जांच होगी? और इसके साथ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 साल पहले भी 10 टन रासायनिक कचरे को जलाने का
कवायद शुरू हुई थी, एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था और ट्रायल के जरिए इसको देखा गया था। लेकिन आज जब 40 साल बाद इस पूरे 337 टन के कचरे को पीथमपुर पहुंचा दिया गया है, अब भोपाल वासियों में कितनी राहत की ये खबर है, कितना वो अपने आप को काम महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब उस फैक्ट्री के आसपास से जब गुजरते थे, जो लोग भोपाल गैस पीड़ित हैं उस फैक्ट्री के आसपास गुजरते थे, वो देख के रूह कांप जाती थी उनकी। और वो तस्वीरें उनके सामने 2 और 3 दिसंबर दरमियानी रात 1984 की सामने आ जाती थी। लेकिन जो लोग वहीं रहते थे, उस फैक्ट्री के आसपास रहते थे, उनसे पूछिए कि वो रोज तिल तिल कर मर रहे थे, वो रोज उस फैक्ट्री को देखकर दर्द झेल रहे थे, वो उनको याद करते थे जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को गंवाया है। वो अपनी उन पीढ़ियों को देखते थे जो आज भी अपंग पैदा हो रही है, दिमागी तौर पर विकसित पैदा नहीं हो पा रही है। उसको देखकर उनके हमेशा एक बड़ा बोझ उनके अंदर होता था। लेकिन इसको ये समझना होगा, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 2004 से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। पहली याचिका जो है 2004 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, उस गैस पीड़ित की तरफ से ही लगाई गई थी इस कचरे को हटाने को लेकर। और उसके बाद समय के साथ काम हुआ, 2005 में एक टास्क फोर्स बनाई गई। टास्क फोर्स बनाने के बाद फिर सरकार जो केंद्र में थी उस वक्त, उसने ये कहा कि चूंकि ये जो कचरा है, जिसकी फैक्ट्री है, उसको उठाने का काम उस जिम्मेदार कंपनी का है, यानी कि डाउ केमिकल का है। डाउ केमिकल यानी कि वॉरेन एंडरसन की जो कंपनी थी उसका है। तो बहुत समय तक तो इसी पर कशमकश बनी रही। फिर उसके बाद अदालत एक बार फिर दोबारा लोग पहुंचे और उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है, इस कचरे को हटाना चाहिए। और फिर एक टेंडर निकाला गया, लेकिन उस टेंडर में मुताबिक देखा जाए तो सरकार के साथ जिस तरीके से उस कचरे को उठाने को लेकर उस कंपनी से टाई अप होना था, वो हो नहीं पाया जी। फिर अगला टेंडर निकला तो राम की कंपनी को 2021 में ये पूरा टेंडर मिला एक बार फिर, और 2021 के बाद से ही प्रक्रिया होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। लिहाजा अदालत एक बार फिर 1 महीने का अदालत ने नोटिस दिया, आदेश दिया और कहा कि 1 महीने के अंदर आदित्य, तो बेहद ही लंबी प्रक्रिया रही है आदित्य। और आज भोपाल वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, जहरीला कचरा 40 वर्षों से वहां रखा हुआ था, वो धार के पीथमपुर पहुंच चुका है, जिसके बाद इस कचरे को अब हटाने की या फिर इसको जलाने की कवायद अभी शुरू की जाएगी। आदित्य, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। बिहार में ठंड के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने स्कूल संचालन के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। जिला के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिन घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चक्रवाती हवाओं के कारण भारी बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है। तो उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान लगातार गिर रहा है और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ठंड इस तरीके से बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड अभी और बढ़ेगी और 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
तो घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता भी लगातार हमें पल पल की अपडेट मौसम से जुड़ी दे रहे हैं। देहरादून से अवधेश नौटियाल जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली से मुकुल शर्मा जुड़ गए हैं। आइए दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख करते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी मौसम ने करवट बदली है और पश्चिमी विक्षोभ एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि ठंड बढ़ रही है। वहाँ किस तरीके के हालात अभी हैं, लोगों को कितने हाड़ कपाने वाली ठंड से दो चार होना पड़ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल देहरादून में जो है लगातार ठंड बढ़ रही है। देहरादून में नहीं, पूरे उत्तराखंड में जो है शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप देख सकती हैं कि चारों तरफ जो है धुंध है, बिल्कुल कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है और लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। मौसम लगातार ठंडा है। ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो हल्की बर्फबारी और वहां पर ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन उसका असर जो है मैदानी जनपदों में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, यहाँ पर भी बेहद ठंडा हो गया है। प्रशासन ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ पर स्कूल जो है वो आगामी 5 से 6 तारीख तक के लिए, जो पहले 5 तारीख तक के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। जितने भी सरकारी गैर सरकारी स्कूल है वो सख्त निर्देश दिए गए, उनको बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटलों में इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है। ईएमओ को पावर दी गई है कि कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो आप अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आप जो है सरकारी स्तर पर उसको आपातकालीन इलाज 10 मिनट के अंदर उसका इलाज जो है शुरू करें। तो तमाम जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और तमाम जो सरकारी मशीनरी है उनको भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगी। जी, मुकुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मुकुल का रुख करेंगे। मुकुल, अगर मौसम विभाग की माने तो पिछले नए साल से लेकर अब तक ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है, क्योंकि दिल्ली में हर रोज हम देख रहे हैं कि कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया जा रहा है? बिल्कुल भावना, देखिए आपको बताना चाहूँगा शीतलहर का आज लगभग तीसरा दिन हम देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में, और उसके साथ साथ जिसका आपने जिक्र किया कोल्ड डे, यानी जो दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, जिस वजह से जो दिन है वो काफ़ी ठंडा दर्ज किया जाता है। ऐसी स्थिति ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है आज और कल की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ भी अमूमन यही स्थिति अब 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कोहरे की भी अगर बात की जाए तो ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पश्चिम भारत में भी कई जगह अलग अलग राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो वहाँ भी लगातार कोहरा जो है छाया रहा है। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि पश्चिम विक्षोभ के कारण खासतौर से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, इन राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी ना सिर्फ 3 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है, और बल्कि उसके बाद भी 5 जनवरी की भी बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, यहाँ पर जो भारी बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, बारिश हो सकती है। और सीधा, क्योंकि जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है उसका सीधा असर हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अभी भी करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चल रही है, और उसी वजह से जो एक ठिठुरन है वो यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आमतौर पर देखा जाता था सुबह के समय लोग यहाँ पर हमें नजर आते थे, लेकिन अब ठंड की वजह से जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर निकलना कम हो रहा है। और जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, लगभग वही स्थिति यहाँ राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी मुकुल, यहाँ हमारे साथ भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव भी जुड़ गए। आदित्य, जहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में तो सर्दी सितम ढा रही है, अगर मध्य भारत की बात की जाए तो वहाँ मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान जारी किया है? क्या वहाँ भी ठंड से ठिठुरन बढ़ी हुई है? पिछले 15 सालों में भोपाल में 1 जनवरी को सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। पचमढ़ी में भी इतनी ठंड नहीं थी। 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया 1 जनवरी का, और भोपाल की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो राजधानी भोपाल में दर्ज किया गया। ये पिछले 15 सालों में 1 जनवरी को देखने लायक था देर रात तक। पूरे मध्य प्रदेश में इस सीजन का सबसे पहला कोहरा जो है वो आज देखा जा रहा है। दृश्यता इस समय तक भी अगर देखें और कल भी सुबह अगर देखें तो 100 मीटर तक भी सुबह 10 से 11 बजे तक नहीं थी। ये एक बड़ी चीज है। उसके अलावा राजगढ़ की बात करें तो 8.1 डिग्री न्यूनतम तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। शहडोल में 6 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया, और मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं
कि अगले 2 दिन कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं और तमाम पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं जिससे सर्दी में शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे। इसके अलावा रैन बसेरों की अगर बात करें, जो कि सरकार भी लगातार एक्टिव मोड में है, जो लोग सड़कों पर अपना दिन गुजारते हैं, रात गुजारते हैं, रैन बसेरों में उनको देखा जाए तो कंबल हो, ओढ़ने का ठीक तरीके से व्यवस्थाएं हो, सोने की व्यवस्थाएं हो, इस पर सरकार का फोकस है। समय समय पर जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और खासकर हिल स्टेशंस की अगर बात करें, चूंकि न्यू ईयर का समय भी है, कल पहला दिन था 2025 का, ऐसे में कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं। लिहाजा वहां पर भी अगर मौसम तापमान गिरता है तो वहां का स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है भावना, और ये कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही ठंड मध्य प्रदेश में अब देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में भी इस समय ठंड का कहर जारी है। देहरादून से अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी देहरादून में क्या तापमान है और अगले 2 से 3 दिन क्या तापमान और गिरने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो देहरादून का तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है इस समय जा चुका है और अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड। मैं लाइव में खड़ा हूं लेकिन मौसम में बहुत तगड़ी ठिठुरन है। मतलब आप लगा लीजिए, मैंने जैकेट पहनी हुई है, इसके बावजूद भी जो है ठंड लग रही है। तो लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 8:30 का टाइम है, इसके बाद भी सूरज की एक भी किरण यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लगातार तापमान गिर रहा है और दोपहर के टाइम में अगर कह सके तो 2 से 4 बजे के मध्य में थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ये पहली बार कई सालों बाद जो है पहली बार देहरादून में ऐसा देखने को मिला है कि इतनी ज्यादा ठंड देहरादून में देखने को मिल रही है। जो पर्यटक मसूरी, ऋषिकेश जो यहाँ हिल स्टेशन में घूमने के लिए आए थे, उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा ठंड, जो कि वो बर्फ का लुत्फ उठाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं था कि जो शीतलहर पड़ रही, जो कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, वो इतनी ज्यादा ठंड यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन वाकई जो ठंड का असर है वो पिछले कई सालों के मुकाबले देहरादून में बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है और लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। मौसम विभाग ने खुद अलर्ट जारी किया हुआ है कि सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो है बाहर निकलने से जो हिल स्टेशन, जो तमाम जगह है, अगर वहां पर भी अगर आप जा रहे हैं तो जो SOP जारी की गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पालन करें। जी, तो एहतियात बरतने के लिए कहा है मौसम विभाग ने। मुकुल भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल, जब भी ठंड बढ़ती है दिल्ली में तो बेघर लोग रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। इस समय रैन बसेरों की क्या हालत है, क्या ओवरबर्डन हुए हैं और वहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं अभी दी जा रही है? बिल्कुल भावना, देखिए क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को रैन बसेरों का जो सहारा है वो लेना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन उस तरह की तमाम सुविधाएं जो हैं वो इन रैन बसेरों में नज़र नहीं आती हैं। और हमने इससे पहले भी देखा था, जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात कही थी कि रैन बसेरे जो हैं उनमें पर्याप्त सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों को एक आश्रय की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ कुछ मूलभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। कोशिश तो लगातार की जा रही है, बातें तमाम कही जा रही हैं, लेकिन अगर लोगों को जाने तो उनका मानना यही है कि तमाम जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार उनको नहीं दे पाई है। और एक तरफ अगर जब हम देखते हैं दिल्ली के तापमान की अगर बात की जाए तो 2020 के बाद 2025, क्योंकि नया साल है, यहाँ हमने देखा है कि कैसे जो अधिकतम तापमान है करीब 14 से 15 के बीच रहा और न्यूनतम तापमान की भी अगर इस वक्त हम बात करें तो करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चल रहा है। इससे पहले करीब 2012 में हमने देखा था, नए साल के मौके पर इतनी जो ठंड है वो देखी गई थी। लेकिन अब उम्मीद यही है कि आने वाले जो 2 दिन है इसमें ठिठुरन जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी और लोगों को ना सिर्फ दिल्ली सरकार को यहाँ सजग होना होगा, जो उनके रैन बसेरे हैं पर्याप्त सुविधाएं उसमें देनी होंगी जिससे लोगों को उनका ठंड से बचाव किया जा सके। बिल्कुल, तो सर्दी के सितम से अभी राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप इस समय जारी है। देश भर से हमारे साथ संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। मुकुल हैं, अवधेश नौटियाल हैं, साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं आदित्य श्रीवास्तव। आप तीनों ने इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल बाजार बंजार के तांदी गांव में लगी आग से 17 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा 6 गौशालाएं भी आग की चपेट में आ गई है। प्रशासन ने फिलहाल 10 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया है, जबकि नुकसान और बढ़ सकता है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को 15-15 हजार रुपए की फौरी राहत जरूर दे दी है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से कंबल, बर्तन, रजाई सहित अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार यह आग एक गौशाला से शुरू हुई और फिर फैलती हुई मकानों तक जा पहुंची। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन सूखी घास और लकड़ी के चलते आग काफी तेजी से फैली और 17 मकान इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रभावित परिवारों का घर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया है। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ के अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। इसी कड़ी में बुधवार शैव परंपरा में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े का महाकुंभ छावनी प्रवेश। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के रंग। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के शोभा यात्रा ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अटल अखाड़े के नगर प्रवेश में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। इस दौरान अखाड़े के ईष्ट गणेश भगवान की प्रतिमा की प्रयागराज की जनता और आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस मौके पर प्रयागराज के जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने अपने सर पर महाकुंभ के अमृत कलश की प्रतिमा लेकर लोगों को महाकुंभ 2025 में आमंत्रित किया और लोगों से स्वच्छ और निर्मल गंगा रखने का आह्वान किया। प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है यहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। भी हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके मिट्टी के कुल्हड़, कागज के कप प्याज का प्रयोग करें, जिससे पूरा मेहनत से साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा पर मुक्त रह सके। राजेंद्र कुमार। इस बीच प्रयागराज में संगम की रेती पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने आकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सैंड आर्ट में सर हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो उसमें हमारे कितने बाबा भी आते हैं, तो हम लोगों ने एक बाबा का भी दृश्य बनाए हैं। साथ में देखा जा रहा है कि स्वच्छता को लेकर जो हमारे प्रयागराज में इतना तैयारियां चल रही कि हर एक चीज़ जगह साफ सफाई है, उसको लेकर हम लोगों ने महिलाओं का भी एक पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ पे सैंड आर्ट बना हुआ है जो स्वच्छता को दर्शा रहा है और जो कुंभ की थीम है उस थीम को दर्शा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को भी और हम लोगों को भी। प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बार का महाकुंभ 2025 दिव्य, भव्य, अलौकिक और अद्वितीय होने वाला और इसके लिए तैयारियां भी इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। बढ़ते हैं अब आगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल गुवाहाटी में 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन पहलों में चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान का आधुनिकीकरण और ज्योति चित्रबन में अत्याधुनिक 1000 सीटों वाले ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। 362 करोड़ रुपए और 54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक विकास के केंद्र के रूप में गुवाहाटी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 56 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और इसके अतिरिक्त उन्होंने खानपारा में एक नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस टर्मिनल से विशेष रूप से ऊपरी असम के लोगों को फायदा होने वाला है।
और अब खबर गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट से जुड़ी हुई, जिसके समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि टिकट सेवा सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। सीधे वेबसाइट amantran.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदी जा सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपए से 100 रुपए तक और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रुपए होगी। नया सवेरा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी अखबारों की सुर्खियां, आप कहीं मत जाइएगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का, अखबारों की सुर्खियां। और आज अखबारों में कौन कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं, इसको बताने के लिए हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या, सुप्रभात। अगर आज की राष्ट्रीय राजधानी से प्रकाशित हिंदी अखबारों की बात करें तो कौन कौन सी मुख्य सुर्खियां जिन्हें आज अखबारों में जगह दी गई है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं उस खबर के साथ, जिसे आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने प्रकाशित किया है। देश विदेश पेज पर नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि फसल बीमा योजना की अवधि साल भर बढ़ी और अब क्लेम सेटलमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 4 करोड़ किसानों को अब तक लाभ मिल चुका है। पिछले साल 8 करोड़ आवेदन आए थे, जिसमें से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए भी अलग से फंड रखा गया है और इसी के माध्यम से नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के जरिए खाते में राशि पहुंचेगी। तो अलग अलग कैबिनेट ने किस तरह से निर्णय लिए हैं, किन किन खबरों पर, वो अलग अलग बिंदुओं के साथ प्रकाशित किया गया। बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अवधि 1 साल बढ़ाई। दोनों योजनाओं के लिए आवंटन 66,550 करोड़ से बढ़ाकर 59,515 करोड़ के आसपास किया गया है। तो तमाम अलग अलग तथ्यों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर 2 प्रमुख खबरों को स्थान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए केंद्र ने परिवार को सुझाए जगह के विकल्प, इस खबर को स्थान मिला है। राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास दी जा सकती है जमीन। और आपको बता दें कि सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के संपर्क में है और स्मारक की जगह के लिए 3 या 4 विकल्पों पर चर्चा भी की जा रही है और इसके लिए एक न्यास का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि नई नीति के अनुसार जमीन केवल ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकती है, तो इसके लिए एक न्यास का गठन किया जाएगा। मौसम से जुड़ी हुई एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भारत में 1901 के बाद 2024 सबसे गर्म साल रहा है और वहीं इस समय यह भी बताया गया है कि उत्तर भारत में इस समय में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तो किस तरह से 1901 के बाद 2024 का साल रहा वो बताया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं। हरिभूमि अखबार ने इस खबर को देश विदेश पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि मुंबई हमले के आरोपी की यूएस के 9th सर्किट कोर्ट ने अपील खारिज की और अमेरिका ने आतंकी राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। भारत में लाने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। 15 अगस्त 2024 को खारिज हुई थी राणा की अपील और राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। अलग अलग बिंदुओं के साथ इस खबर को बताया गया है कि किस तरह से यह आतंकी था, किन किन मामलों में संलिप्त था और अब भारत में इसके प्रत्यर्पण पर लाने की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हो रही है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया है कि अप्रवासी महिला से 10,000 रुपये वसूलने वाले 3 कुलियों को सजा के तौर पर उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। निजामुद्दीन स्टेशन का ये मामला है, जहां पर
व्हील चेयर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के बदले 10,000 रुपये लिए थे और इसको लेकर के जब शिकायत मंडल रेल प्रबंधक को मिली तो उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्री हित सर्वोपरि है, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ऐसी घटनाएं। तो अगर आप भी अपने आसपास इस तरह की घटनाएं देखते हैं, इस तरह के मामले देखते हैं तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें रेलवे बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया है कि 139 पर आप संपर्क करें और आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, या किसी तरह की आपको कोई मदद लेनी है तो भी आप 139 की मदद ले सकते हैं। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। संध्या, अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब वक्त तो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों को देखने का। अंदाज रहेगा फटाफट। अमेरिका में नववर्ष के दिन न्यू ऑरलियंस में कैनाल एंड बार्बन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए। अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑरलियंस की घटना की निंदा की है। साथ ही कहा है कि एफबीआई ऑरलियंस और लास वेगास घटना के एक दूसरे से संबंधित होने के एंगल पर जांच कर रही है। पश्चिमी मॉन्टेनेग्रो शहर के सेटिनेज में एक बार में 2 पक्षों के बीच हुई बहस ने देखते ही देखते गोलीबारी का रूप ले लिया। इस घटना में बार मालिक और 2 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। रोमानिया और बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे उनके बीच और पड़ोसी हंगरी के साथ सीमा जांच भी समाप्त हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए अब रुख कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों का। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2024 में देश में कुल कोयला उत्पादन 97.94 मिलियन टन तक पहुंच गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 2014 गीगावाट हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर अहम जानकारी साझा की। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के 98.12% नोट अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। एयर इंडिया ने अपनी कुछ चुनिंदा घरेलू फ्लाइट में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। यात्री एक साथ कई डिवाइसेस में वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की इकाई सासन पावर लिमिटेड ने ब्रिटेन की IIFCL को एक बार में $15 करोड़ का कर्ज चुका दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनका मकसद भारत बाजार में गड़बड़ी और धोखाधड़ी रोकना है। खबरें होंगी अब खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मैच कल से सिडनी में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। भारत के पास सिडनी टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ कराने का मौका होगा। आईसीसी की गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग्स में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बरकरार हैं। बुमराह ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 960 रेटिंग अंक हासिल किए हैं, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। ताज़ा शतरंज रैंकिंग्स में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर बरकरार है। वहीं भारत के अर्जुन एरिगेसी और डी कुकेश की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आनंद के बाद 2800 रेटिंग्स अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय अर्जुन एरिगेसी चौथे स्थान पर बने हुए हैं। अर्जुन एरिगेसी के खाते में 2801 रेटिंग अंक हैं। शतरंज के इतिहास में पहली बार 2 विश्व बिल्ड्स चैंपियन देखने को मिले हैं। पूर्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेपोमनियाची के साथ ये खिताब संयुक्त रूप से बांटने का फैसला किया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच 3 सडन डेथ गेम के बाद भी विजेता का फैसला नहीं हो सका। खबरें होंगी अब सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा एक बार फिर से फटाफट।
कान विनर फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट कल हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह सीजन 2 कल हॉटस्टार पर होगा स्ट्रीम। सीरीज में कश्मीर महाजनी सुरभि ज्योति अहम भूमिका में है। फिल्म हाउसफुल 5-6 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। वेब सीरीज पाताल लोक का सीजन 2 17 जनवरी को अमेज़न प्राइम पर होगा स्ट्रीम। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स अहम रोल में आएंगे नजर। थलापति विजय की 69वीं फिल्म थलापति 69 है जो 2025 में रिलीज होने जा रही है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम रोल में आएंगे नजर। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज हल्का कोहरा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा, जिससे बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में कम से कम 50 जिलों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र में खास करके तिरुनेलवेली में आज बारिश हो सकती है। और आइए आप ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं कर्नाटक की लुभावनी खूबसूरत यात्रा पर। तो आइए प्रकृति से जुड़े और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर याद रहे। आप लीजिए इस मनमोहक यात्रा का आनंद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।